खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज यूपी में 11 जिलों की 67 सीटों के लिए वोटिंग के साथ 721 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो गया। मैदान में उतरे 721 में से 719 प्रत्याशियों के शपथ पत्रों के आधार पर एडीआर ने बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। दूसरे फेज में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार बीएसपी की तरफ से उतारे गए हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं। बीएसपी के 67 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से 51 में से 21 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के 67 में से 16 और कांग्रेस के 18 में से 6 उम्मीदवार आपराधिक छवि वाले हैं। कुल उम्मीदवारों में से 15% आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। 12% यानी लगभग 84 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिन पर हत्या की कोशिश और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। 7 उम्मीदवारों के खिलाफ अपहरण और फिरौती के मामले दर्ज है। ये सभी वो पार्टियां हैं जो लगातार जनता के बीच जाकर बेहतर कानून व्यवस्था और साफ सुथरी सरकार देने का वादा कर रही हैं। ऐसे में हमारा आज का सीधा सवाल बड़ा साफ है, जब दागियों से नहीं इनकार तो कैसे देंगे आप साफ सुथरी सरकार? इसी पर करेंगे बातचीत, होगी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। हिंदुस्तान की सियासत में उत्तर प्रदेश की अहमियत दूसरी रियासतों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। सियासत को बैलेंस करने के लिए एक तरफ ताकत है तो दूसरी तरफ नोटों की गड्डियाँ, क्योंकि ज़्यादातर सियासी लीडरान मानते हैं कि इसके बगैर सियासत में अपनी पकड़ बनाना मुश्किल है। हालांकि ये एक निज़ाम है और अगर सियासी लीडरान चाहें तो इस निज़ाम को बेहतर भी बनाया जा सकता है, लेकिन शायद सियासी लीडरान की नीयत साफ नहीं है, जिसकी वजह से इंतखाबी मैदान में बाहुबली लीडरों की भरमार होती जा रही है। आइए एक नज़र डालते हैं ऐसे दागी उम्मीदवारों पर जो अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के लिए 637 उम्मीदवारों में 200 उम्मीदवार करोड़पति हैं और इन 200 उम्मीदवारों में से 91 उम्मीदवारों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात दर्ज हैं। एडीआर के मुताबिक इनमें से 54 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ संगीन जराइम के मामलात दर्ज हैं। तालीम के नुक्ता नज़र से बात करें तो 256 उम्मीदवारों ने 10वीं और 12वीं पास के सर्टिफिकेट जमा किए हैं, जबकि 340 उम्मीदवारों ने अपने को ग्रेजुएट बताया है। वहीं उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए मैदान में उतरे 719 उम्मीदवारों में से 107 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी के 67 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात हैं, जबकि समाजवादी के 51 में से 21 और बीजेपी के 67 में से 16 उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। वहीं कांग्रेस के 18 में से 6 उम्मीदवार दागी हैं, जबकि 206 आज़ाद उम्मीदवारों में से 13 उम्मीदवारों के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात दर्ज हैं। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि 107 दागी उम्मीदवारों में से 67 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ कत्ल, अगवा व दिगर संगीन मामलात दर्ज हैं। सियासत और जराइम का एक अरसे से चोली दामन का रिश्ता रहा है और यही वजह है कि हिंदुस्तान की सियासत में खासकर उत्तर प्रदेश में दागी उम्मीदवारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने की बात तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन इस ताल्लुक से संजीदा इक़दाम करने से सियासी पार्टियां क्यों पीछे रह जाती हैं? खैर, ये जो पब्लिक है वो सब जानती है और शायद नतीजा ही इन तमाम सवालों का जवाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो जब दागियों से नहीं इनकार तो कैसे देंगे आप साफ सुथरी सरकार? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर सरवत जहान मौजूद हैं, कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन। अनिल यादव साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर देवराज सिंह जो कि दलित चिंतक हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। नईम अब्बास साहब बीएसपी के युवा नेता हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और तनवीर अहमद साहब का भी हम रुख करेंगे, बैंगलोर का पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सबसे पहले आपके पास आता हूं।
बीजेपी की बात कर ली जाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि हम साफ सुथरी सरकार देने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कायम थी समाजवादी पार्टी की सरकार में उसको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। फिर भी आपको दागियों का सहारा क्यों लेना पड़ा, क्या मजबूरी थी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात कि जो ये जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो टॉप से होता है जी। अगर लीडरशिप की डिटर्मिनेशन है, कंट्रोल की बात है, तो जो पूरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्रिमिनल्स की रोल या से कम होती रहती है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जो आप बता रहे हैं संख्या, इसमें से क्या क्राइम है, कौन है, क्या है, वो सारे एनालिसिस की बात है और किस चीजों को वो क्रिमिनल एक्टिविटी में लेते हैं। अल्टीमेटली हमें पूरी क्रिमिनल पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ तो खड़ा होना है, बढ़ना है और उसको रोकना भी बहुत आवश्यक है। और यह कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मुद्दा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरह जाना पड़ेगा। ऐसे आइसोलेशन में अगर हम देखेंगे तो यह एक समस्या भी है और इसकी मजबूरियां भी सबको निकल के आएंगी। नहीं, आमतौर पर हम जनता को भी जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि वो ऐसे लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजी क्यों रही है, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी आपके हिसाब से नहीं बनती कि ऐसे लोगों को टिकट ही न दिया जाए? बिल्कुल, ये तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि कोई आशंका ही नहीं रहे कि ऐसे लोग चुनकर जाएं विधानसभा में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और दागदार में अगर आप क्रिमिनल, अगर हमारे यहाँ कोर्ट ऑफ लॉ है जी, और उनके ऊपर उनको ये राइट है कि डिटरमाइन करें कि कौन क्रिमिनल है, उसको केवल आरोपों के बल पे ही आप क्रिमिनलाइजेशन नहीं प्रूव कर सकते, यह भी एक मुद्दा है। लेकिन जहां तक ओवरऑल पॉलिटिक्स में क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल्स का रोल बढ़ता है, वह एक समस्या का समाधान उसको हम करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति केवल उसके ऊपर आरोप है इसलिए वो क्रिमिनल हो गया, यह आप इस तरह का सिंप्लीफिकेशन नहीं चल सकता। लेकिन ओवरऑल पिक्चर पार्टी के लेवल पे जरूर देखना है कि कितने लोगों को दिया, उसमें कितने ऐसे हैं जिनके दागदार है। दागदार होना ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे अलग है, पार्टी के लेवल पे अलग है, और इलेक्टोरल प्रोसेस में इसको कैसे कम करना और इसके रोल को कम करना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, ये सारी चीजों को एक अलग अलग करके एनालिसिस करके। ठीक है। नईम अब्बास साहब, बीएसपी ये जो लिस्ट है दागी उम्मीदवारों की, बीएसपी टॉप कर रही है इस लिस्ट को। सेकंड फेज के अगर हम इलेक्शंस की बात करें, सेकंड फेज के चुनाव आज खत्म हुए हैं, वोटिंग हो चुकी है, 65% से ज्यादा मतदान हुआ है, इसके आसार हैं। ऐसा क्यों है? बीएसपी को दागियों पर, क्रिमिनल्स पर क्यों भरोसा है? मुख्तार अंसारी को आपने हाथी पर सवार करवा लिया, उसके बाद इस लिस्ट में भी बीएसपी के सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार हैं। 67 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवार आपके ऐसे हैं जिनके खिलाफ अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि कोई किसी आंदोलन में पकड़ा गया उसके खिलाफ केस है। अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो 84 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं। ऐसा क्यों है? क्यों सहारा लेना पड़ता है और बीएसपी को कुछ ज्यादा ही भरोसा ऐसा लगता है? देखिए, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपने जो बताया कि सबसे ज्यादा दागी हमारी ही पार्टी में है जी। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से लगाएं तो इसमें बीजेपी नंबर 1 पे आती है। नहीं, बीएसपी नंबर 1 पर है। देखिए 67 में से 25 उम्मीदवार जो हैं, आप परसेंटेज लीजिए समाजवादी का, इसमें 21 है 57 में, और कांग्रेस के 18 में से 6 है। अब आप परसेंटेज के हिसाब से भी अगर आप देखें तो कौन आगे निकल रहा है। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिएगा कि अभी उन पे कोई आरोप इस तरीके से सिद्ध नहीं हुआ, जैसे बड़े भाई ने कहा कि अभी वो सिर्फ केस चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, और हमारे मल्टीपल इश्यूज कहे डिस्कशन के, तो वही नंबर जस्टिफाई नहीं करते। हम नहीं कह रहे कि इसके लिए जस्टिफाइड है कि उनके पास ज्यादा है तो हमारे 21 हैं तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है, वो कम करना है हमने। नहीं, कहां कम कर रहे हैं? देखिए आप नहीं साहब, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मायावती साफ तौर पर यह कहती हैं कि अगर वो सत्ता में आ गई तो सारे गुंडे जो हैं वो अंदर चले जाएंगे। देखिए, जो क्रिमिनल लोग, जो माफिया लोग जेल में बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं और आप ही की पार्टी उनको टिकट दे रही है, ऐसे लोग जब आपकी पार्टी में होंगे, सत्ता में होंगे, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज बंद कैसे हो जाएंगी? लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कैसे हो जाएगा? बड़ा सवाल तो ये है ना। देखिए, मैं आपको बताता हूं, और इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल भी है। 2007 से लेके 2012 तक जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की गवर्नमेंट रही, उसमें आप मुझे बता दिए कोई दंगा, कोई फसाद कुछ हुआ हो? जितने क्रिमिनल थे वो या तो प्रदेश से बाहर थे या जेल में थे, आप बताइए।
और आज की डेट में जो गवर्नमेंट चल रही है समाजवादी गवर्नमेंट की, उसमें आप देखिए कितना क्राइम है। 400 से अधिक दंगे हिंदू मुस्लिम हो चुके हैं। तो आप देखिए ना कि क्राइम हमारे यहाँ तो बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर हमारे यहाँ क्राइम रहता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो क्राइम बिल्कुल कंट्रोल होता है। इस दावे में आपको क्या दम नजर आता है? मतलब क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी में शामिल कर लो। आपकी पार्टी में तो उसी सिद्धांत पर चल रही है, मुझे लगता है। क्रिमिनल्स को अपनी पार्टी में शामिल कर लो, मैंने भाजपा फिर कहो कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। दोनों का सुना और मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा दीजिएगा क्योंकि अपना पक्ष भी रखना है, दोनों का जवाब भी देना है। देखिए, जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की, उन्होंने हमेशा ही दागियों से और आपराधिक छवि के लोगों से दूरी बनाने का काम किया है। मैं उदाहरण के साथ बता देता हूं, बिना ये सोचे समझे कि हमारी सरकार बने या ना बने। 2012 में जब हमारी सरकार भी नहीं बनी थी, डीपी यादव को बाहर का रास्ता दिखाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया था, जबकि डीपी यादव बाहुबली नेता भी है, पश्चिम में अच्छी पकड़ है, बिना ये सोचे समझे कि क्या हमारी सीटों पे फर्क पड़ेगा। उसके बाद मुख्तार अंसारी रहे हों या फिर अतीक अहमद रहे हों, सभी को हमने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। अब एक मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा क्योंकि मुझे पता है आप मुझे टोक रहे हैं बीच में। अभी भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स टॉप से होता है। मैं इनकी पहली बार भाजपा की बात का समर्थन करता हूं और ये दिख रहा है और टॉप से ही होता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पे 13 मुकदमे, प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह जी पे 13 मुकदमे हैं। जिन्हें सुन लीजिए, अरे देखिए मैं आपके बीच में बोला था, बताइए। अच्छा मैंने सुनी नहीं, सुन लीजिए, मैंने भी सुना, मेरी बात सुनिए। नहीं जवाब देना है, सुन लीजिए ना मेरी। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए समीर जी, अब मेरी बात सुनिए। अमित शाह पर 13 मुकदमे हैं। नहीं तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो यही हो रहा है ना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। गोपाल जी दूसरों के आरोपों को सुनने के लिए तैयार रहिए ना। दूसरों क्या आप भी ना आप भी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। गोपाल जी क्यों लगा? आप हैं स्वतंत्र, आप लगा सकते हैं ना। आपके आरोपों का भी वैसा ही स्वागत है जैसा अनिल यादव के आरोपों का स्वागत है। अमित शाह पे अब बताइए क्या मुकदमा, बताइए क्या हाल, क्या कहते हैं बलात्कार। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ मुकदमों की, ये बात कर रहे हैं बयानों की। आपके नेता कहते हैं कि प्रियंका गांधी काली होती तो राशन नहीं होती। आपके मंत्री कहते हैं कि रेप सोशल क्राइम है। बताइए रेप सोशल क्राइम है क्या? ओपन डिबेट है, आरोप रेप सोशल क्राइम है, ये बताइए। आरोप तो चले, आप लोग चुनावी रैलियों में इतने सारे आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि टीवी स्टूडियो में कोई भी आरोप ना लगाए? आप कहा समीर जी, मुझे मेरी बात चलने का भी नहीं। गोपाल जी ये डिबेट करिए। गोपाल जी आपका टॉपिक क्या है? गोपाल जी जो टॉपिक है उसी पर बात हो रही है, आप सुनने की क्षमता तो रखिए। गोपाल जी एक मिनट गोपाल जी एक मिनट आप उनकी बात पूरी होने दीजिए। आप एंकर का काम नहीं, अरे आपका नंबर नहीं आप मुझे मेरा काम ना बताइए। गोपाल जी आप अपना काम कीजिए, आप मुझे अपना काम कैसे करना है ये प्लीज ना बताइए। ये आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि ये ओपन डिबेट है, यहां पर कोई भी पार्टी का प्रवक्ता किसी दूसरी पार्टी के प्रवक्ता पर आरोप लगा सकता है। ठीक है, बिल्कुल लगा सकता है। आप चुनावी रैलियों में एक दूसरे को जमकर कोस रहे हैं, भाषा की मर्यादा तक का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और यहां आप चाह रहे हैं कि कोई किसी पर आरोप ना लगाए। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके बीच में मैं बोला, आप लगाइए आरोप, लॉजिक के आधार पर बहस कीजिए, लॉजिक के आधार पर बहस कीजिए ना। आप ऐसी हरकत करेंगे, ठीक है गोपाल जी ऐसे डिस्टर्ब ना कीजिए प्लीज, बीच में नहीं। अनिल यादव मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो कहना है। मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने 2 सवालों के जवाब पूरे दिए। अध्यक्ष अमित शाह पर हैं, जिसमें कि महिला की फोन टेप करने का मुकदमा भी है। गोपाल जी प्लीज, प्रदेश गोपाल जी अध्यक्ष प्लीज, पे 11 मुकदमे आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता महिलाओं से हैं, अभद्र आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मर्यादा बनाकर रखी जाएगी बहस। सुन लीजिए बोलना है तो ये मुलायम सिंह पे बोले। हम क्या ये कह रहे हैं कि अमित शाह पे कोई मुकदमे नहीं है, हम क्या तारीफों के पुल बांटते हैं? नहीं सुनना नहीं चाहते अग्रवाल साहब, ऐसे हाईजैक नहीं कीजिए ना डिबेट, बर्दाश्त करना नहीं चाहते। प्लीज अग्रवाल साहब, ये डिबेट आपके लिए नहीं है, जनता के लिए इतने है। इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए आपकी हमको। से नहीं चलेगी। नहीं, पॉलिटिक्स में तो आरोप लगते रहते हैं, आप इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं आज? इम्पेशेंट होंगे जब बहुत शांति से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप उनको बोलने दीजिए ना, आपको पूरा मौका मिलेगा, फिर आप अपनी बात रख दीजिएगा। सर आप तो सुनना गोपाल जी सुनिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको पूरा मौका मिलेगा। हम चुप रहे जी बोलिए अनिल जी, अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे दूसरे लोगों ने बात नहीं लगाया तो हम बोलेंगे। अगर व्यक्ति पार्टी पे बोले 11 मुकदमे दर्ज, अरे व्यक्तियों की बात हो रही है, महिलाओं के साथ जो दागी छवि के लोग हैं, दागी छवि के लोग जो पार्टियों में शामिल हैं, व्यक्तिगत बात ही तो हो रही है। क्यों हो रही है वो व्यक्तिगत वोट मांगने बात? नहीं जाते क्या जनता के बीच में? क्यों ना हम उनके बारे में बताएं? अनिल यादव अध्यक्ष बना रखा है आपने। यादव जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी के 40% उम्मीदवार थे जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे और सीरियस क्राइम, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप जैसे मुकदमे थे।
और दूसरे तो आपकी पार्टी तो सेकंड नंबर पे है ना, अनिल यादव जी। सुन लीजिए, दूसरे चरण में बता रहा हूं। बीएसपी के बाद आप ही का नंबर है। बीएसपी में हमारे जो आप प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए मुकदमे उठाकर किसी पे भी सीरियस। ये तो वही बात होगी ना कि हमारे दाग अच्छे हैं, नहीं, आपके दाग गलत है, हमारे दाग बात अच्छे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं पक्ष रख रहा हूं। हाँ। जो बसपा के जो इन्होंने कहा कि मुकदमे ऐसे ही लग जाते हैं, मैं बता दूं उनमें रेप जैसे, मर्डर जैसे, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे मुकदमे हैं आपके प्रत्याशियों पर। और आप भी पीछे नहीं हो, नहीं, आप बहुत आगे हो। ना। नहीं, 400 आप बताइए कौन से 400 दंगे हुए हैं ना, उसमें आप आपको मुझे clean sheet नहीं मिलने वाली है। अपराधियों की बात हो रही है, दंगे की बात तो कर रही है। दंगे कराए उसमें इन्होंने संगीत सोम ने कराए, एक वीडियो वायरल करा के आज भी मुकदमा चल रहा है। उसके बाद इन्होंने जज आईडी दे दी है। वो कहेंगे ना, वो कहेंगे मुकदमा चल रहा है, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, दोष तो साबित हुआ नहीं। सबको पता है। अनिल भाई, आप नहीं जानते क्या समीर जी? ठीक है, आप बताइए, आप नहीं जानते वो वीडियो किसने वायरल किया? ठीक है, नहीं अनिल जी, संजीव बालियान को मंत्री बनाए बैठे, वो दंगे के आरोपी मैं है। आप केस करते ना। वो सवाल यादव जी अनिल अनिल वो सवाल मैं गोपाल जी से पूछूंगा ना। आप अपनी पार्टी का हिसाब दीजिए कि 51 में से क्या मजबूरी हो गई कि 51 में से 21 उम्मीदवारों को, दागी छवि के लोगों को, आपराधिक छवि के लोगों को आपको खड़ा करना पड़ा, टिकट देना पड़ा। मैं नाम भी बताऊंगा आपके, ऐसा नहीं कि आप बच जाएंगे उससे। नहीं, मैं बिल्कुल बचना नहीं चाह रहा हूं, और ना ही मैंने बताया, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हर तरीके का विरोध, कई बार ये मौका ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि चाहे किसी भी हद तक उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा हो, उन्होंने हमेशा इस छवि के लोगों से किनारा किया है। नहीं तो फिर ये छवि क्यों बनाई जा रही है? मतलब अखिलेश यादव ने सारे दागी छवि के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये 51 में से 21 उम्मीदवार तो सिर्फ सेकंड फेज के हैं। देखिए, मैंने बताया आपको कि भारत जो बीएस पहले चरण में 40% उम्मीदवार बीजेपी के थे, उन पे सीरियस क्राइम वाले मुकदमे थे। दूसरे चरण में सुन लीजिए ना। अब देखिए, अब आप ही बोले जाएंगे, फिर आपकी टर्न आएगी, मैं बोलूंगा, बीच में डिबेट ही नहीं हो पाएगी। आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे, आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात इतनी बुरी लग गई। अरे कोर्ट से बात करिए ना, हमसे क्या बात कर रहे हैं? जब 13 मुकदमे दर्ज है, हम तो कहेंगे ना कहें आपके बीच। आप कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर देंगे, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 13 मुकदमे झेल रहा हो, अपने ऊपर महिलाओं की फोन टेप कर रहा हो। अरे सुन तो लीजिए ना, अब देखिए, सुन लीजिए, अब देखिए, आपको बुरी क्यों लग रही है? नहीं बात, नहीं भाई, मैं बसपा लोग क्यों हैं? बसपा के प्रवक्ता से सुन लीजिए ना। अरे सुन लीजिए, अनिल जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि 51 में से 21 उम्मीदवार, आप मेरी बात ही क्या नहीं, मजबूरी बार थी बार जिसकी मुझे वजह टोक से देते खड़ी हैं, की? ठीक ये है, बार बार मुझे टोक देते हैं, मैं कहां से बता पाऊंगा? आप बताइए। ठीक है, भाई, ठीक है। ये एक जगह कह रहे हैं कि हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर देंगे, कहां से कर देंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष 13 मुकदमे, प्रदेश में 11 मुकदमे, 40%। नहीं, आप मुझे बताओ ना, कहां से आगे बढ़िए ना। अब आप अपराध मुक्त कैसे कर देंगे? आप अपराध मुक्त कैसे कर देंगे? मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, सरवत जहां, डॉक्टर सरवत, ये कुल मिलाकर दुखती रह गए ना। कांग्रेस भी दावा करती है कि साफ सुथरी सरकार, साफ सुथरी छवि के लोग पॉलिटिक्स में आए, राहुल गांधी वो चाहते हैं, लेकिन दिखता तो है नहीं। मतलब 18 में से 6 कैंडिडेट्स आपने दागी छवि वाले ही नजर आए। क्या ये मान के चलते हैं, क्या मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ये मानकर चलती हैं कि जो दागी है, आपराधिक छवि का, उसका ज्यादा प्रभाव है इलाके में, वो जीत जाएगा, टिकट दे दो? समीर, जिसको आप दागी छवि कर रहे हैं, हो सकता है उन पे कुछ मुकदमे होंगे, नहीं पता किस तरह के मुकदमे होंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल फिगर होते हैं उन पे कुछ मुकदमे हो जाते हैं, और जब तक उन पे कोई फैसला ना आ जाए, उसे आप नहीं कह सकते कि वो दागी है या क्रिमिनल है या इस तरह की चीजें। हाँ, लेकिन संगीन मुकदमे नहीं। मतलब फिर तो मुख्तार अंसारी भी दागी नहीं है ना? नहीं, हमने क्या कहा? फिर तो मायावती जो दलील दे रही थी मुख्तार अंसारी के इंडक्शन के वक्त, वो सही थी। नहीं समीर, पहले हमने क्या कहा? संगीन मुकदमे, जैसे बलात्कार के मुकदमे, जैसे मर्डर के मुकदमे, जैसे इस टाइप के अगर कोई मुकदमे तो संगीन मुकदमे होंगे, और ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए, चाहे वो मेरी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन सवाल है कि हमने तो करके दिखाया भी है। आपने पीछे यूपीए का देखा होगा कि जहां अगर हमारे किसी भी मंत्री पे थोड़े से छींटा पड़ता था तो हम मंत्रियों को हटा देते थे। हाँ। अपने सरकार की परवाह किए बगैर कि मेरी सरकार का क्या हशर होगा। बीजेपी में आज जो केंद्र में मंत्री बने बैठे हुए हैं, बलात्कार के अपराधी हैं, मर्डर के अपराधी, और इस तरह के कितने एमपी हैं वहां पे और मंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो सही कह रहा है अनिल कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे 13 मुकदमे दर्ज हो, वो किसी और के बारे में क्या कह सकता हो और क्या एक्शन लिए? क्या प्रधानमंत्री जी ने दागी मंत्रियों को हटाया? नहीं हटाया। आज जाकर के आप यूपी का ही देख लिए, संगीत सोम, जिसकी वजह से यूपी में ऐसी जगह पे दंगा हुआ जहां 47 में नहीं हुआ था, जहां 47 के बाद से अभी तक, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से दंगा नहीं हुआ था, वहां दंगा कराया गया। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं
उन पर 12-13 मुकदमे, संगीन मुकदमे दर्ज है। तो ये बीजेपी क्या बात करेगी कांग्रेस के बारे में? सत्ता पे कायम गोपाल है। जी, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, ये प्रधानमंत्री सबके होते हैं, आपके भी वही प्रधानमंत्री थे या आपने कोई अलग से चुन रखा होता? आरएसएस ने कोई अलग से कोई प्रधानमंत्री चुन रखा था तो बता दीजिए। प्रोफेसर देवराज सिंह, अब बताइए, हंस हो रहे हैं आज। प्रोफेसर देवराज सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रोफेसर देवराज सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये क्या मजबूरी होती है सियासी पार्टियों की कि ऐसे लोगों का सहारा लेना ही पड़ता है? हालांकि हम ये मानेंगे कि कुछ हम चुनाव सुधार की जब हम इतनी बातें कर रहे हैं तो उसका थोड़ा तो असर पड़ रहा है, या मीडिया का प्रेशर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, थोड़ा प्रेशर तो पड़ा है पॉलिटिकल पार्टीज पर। अब ऐसे लोग कम हुए हैं लेकिन अभी भी उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अंदाजा लगाइए 84 ऐसे लोग जिन पर हत्या की कोशिश, अपहरण, बलात्कार जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। क्यों भाई, क्या मजबूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एडीआर जैसी संस्था बनी है नागरिक समाज सिविल सोसाइटी की, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उस तरह की स्टडी वो हमें आज के लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र है भारत में, उसे बचाने के लिए एडीआर काम कर रहा है। और ये जो एडीआर की जो रिपोर्ट हैं क्षेत्र वाइज है, जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं उसी तरह से एडीआर फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज के अपने आंकड़े दे रहा है। और ये इन्होंने जो शुरुआत की है कि कितने लोग क्रिमिनल हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना एजुकेशन है, कितना उसका बैकग्राउंड है, तो ये सारे डाटा आज के लोकतंत्र में एडीआर जैसा संस्था जब नागरिकों को दे रहा है तो इससे एक जागरूकता भी आ रही है। और दूसरी बात ये है कि जो क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल का जो आधार है उसके साथ मनी भी है, पैसा भी है। तो वो ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल जितने हैं वो गरीब हैं। तो इसलिए इनका जो आधार है बाहुबली और धन और बल दोनों का प्रयोग इलेक्शन में जीतने के लिए पार्टियां आपस में लगी हुई है कि किस तरह से हम अपनी जो सीटें हैं उन्हें बचाएं और किसी न किसी तरीके से कैसे भी व्यक्ति को हम लाएं। तो ये नागरिकों का, यानी जो नागरिक हैं उनका दायित्व है कि एडीआर जैसी संस्था पहले से हम लोगों को ये जानकारी दे रही है कि कितने अपराधी हैं, कितने लोग किस क्षेत्र में हैं और उनकी क्या संपत्ति है, कहां से उनका अर्न हो रहा है, कितने वो शिक्षित हैं। तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं नागरिकों में एक जागरूकता लाने के लिए। और इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि जो आंकड़े आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड फेज में, क्योंकि धन और बल चुनाव में इसी की तो जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज की नजरिए से अगर देखा जाए, जनता क्या सोचती है ये नंबर तो सेकेंडरी है, दूसरे दर्जे पर आती है ये बात और ये सवाल। पहले तो ये कि धन और बल किसके पास है। जी बिल्कुल सही है ये बात। आजकल इलेक्शन जीतने के लिए ज़रूरी हो गई है कि किसके पास धन और बल है। उसी एतबार से टिकट भी बांटे जा रहे हैं। और हमारे बीजेपी के नुमाइंदे जनाब गोपाल साहब ने अच्छी बात कही कि इसका रिफॉर्मेशन ऊपर से होना चाहिए, ऊपर इस तरह के नेता ना हो। और मैं उम्मीद करता हूँ बीजेपी से, जिसकी निगरानी आरएसएस करती है, आरएसएस इसको पूरी तरह सीरियसली ले और बीजेपी से ऐसे दागदार उम्मीदवारों को छांटने की कोशिश करे। नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़ ये कि एडीआर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें तीसरे फेज के इलेक्शन के ताल्लुक से कहती है वो कि इसमें बीएसपी और बीजेपी दोनों के बराबर उम्मीदवार हैं, यानी 31% दागदार उम्मीदवार बीजेपी के हैं और हाँ तीसरे फेज में, और 31% बीएसपी के भी हैं। तो ये चिंता का विषय है। आखिरी बात ये है कि पिछले इलेक्शन में यानी 2012 में दागी उम्मीदवार 34% थे। इस बार एडीआर के मुताबिक ये परसेंटेज घटकर 14% हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज की है, फिर दूसरे दर्जे में हम वोटर्स की है। अगर वोटर्स ये तय करें कि इस तरह के बाहुबली और दागदार उम्मीदवारों का हम बाइकाट करेंगे तो जाहिर बात है वो इलेक्शन विन नहीं करेंगे और फिर वो पार्टियां भी उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज ये विशियस सर्कल बना रहेगा। दागदार उम्मीदवार जब जीतता है तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि उसके साथ बहुत ज़्यादा हेंचमैन होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके दलाल और छोटे छोटे
लोग होते हैं जिनको फीड करना पड़ता है। उनको फीड करने के लिए ऐसे उम्मीदवार जाहिरी बात है स्टेट के खजाने को चोरी करते हैं और उससे वो पैसे फिर तकसीम करते हैं। तो ये एक विशियस सर्कल, इससे स्टेट का घाटा और नुकसान होता है। इसको हम सब समझना चाहिए, पार्टियां भी समझना चाहिए, पार्टियों से बढ़कर वोट डालने वाले समझना चाहिए। इसके लिए हमको नौजवान जो नए वोटर्स हैं उनमें जागृति लाने की जरूरत है, उनमें अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। बहुत हद तक आई भी कॉलेजों में हम जब नए वोटरों की बात कॉलेजों करते हैं, में सिटीजनशिप ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि हम साफ सुथरी छवि वाले लोगों को ही हम वोट देंगे। ये रुझान तो साफ नजर आता है, लेकिन फिर भी क्या मजबूरी है सियासी पार्टियों की कि ऐसे लोगों का दामन थामना होता है, वो भी आपने बखूबी समझाया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। एक पार्टी कहती है काम बोलता है, दूसरी पार्टी कहती है आपका कारनामा बोलता है, लेकिन कारनामे वाले हर पार्टी में क्यों नजर आ रहे हैं? बहस जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद, फौरन होते हैं हाजिर। तो जब दागियों से नहीं इनकार तो कैसे देंगे साफ सुथरी सरकार, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है हमारे, उन्होंने कहा कि रोज 12 से 15 हत्याएं होती हैं, समाजवादियों का काम है या कारनामा, ये इस बार पता चलेगा। समाजवादी पार्टी कह रही है काम बोलता है, आप कह रहे हैं उनका कारनामा बोलता है, लेकिन कारनामे वाले तो हर पार्टी में नजर आ रहे हैं। फिर आप कैसे साफ सुथरी सरकार देंगे? नहीं, देखिए, एक इंडिविजुअल केसेस को मैंने पहले ही बताया था। अगर आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को डिस्कस करना है तो इश्यूज को अलग अलग सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जब आप एज ए पार्टी लेते हैं और पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो, अगर जैसे समाजवादी पार्टी की क्रिमिनलाइजेशन हम क्या कहते हैं, जमीनों को हथियाने का। हमने एक वेबसाइट बनाई थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी में, जिसमें कार्यकर्ताओं को और जनता को कहा था कि आपके यहाँ पे लैंड ग्रैब के जो जो केसेस हैं उस पे आप अपलोड करिए। हजारों केस वहां पे अपलोड हुए जिसका हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यही हम कह रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जो है महत्वपूर्ण बात है, उनकी बात पूरी हो जाए पार्टी। वो अब गोपाल जी नहीं टोकेंगे, अब नहीं टोकेंगे। यही बात, इसी बात को मैं कह रहा था, उनकी बात पूरी हो जाए। गोपाल जी की बात पूरी। गोपाल जी, जब आप बात करेंगे तो मैं चुप रहूंगा, पर मेरी भी तो पूरी बात सुनिए। ठीक है, आपकी सुनेंगे गोपाल जी, इस बार सुनेंगे आपकी पूरी बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यक्तिगत क्या हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष में फिर पहुंच गया। क्यों ना पहुंचे, ठीक है, वही वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनकी बात तो सुन लीजिए कि वो किस आधार पर कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कारनामे ज्यादा हैं। नहीं, वो मैं जबकि कारनामे वाले इधर भी नजर आ रहे हैं हमें, तो जवाब तो सुन लीजिए। चलिए ठीक है। हाँ, तो असली बात, जब हमने उस वेबसाइट बनाई और उसमें लैंड ग्रैब के इश्यूज को अपलोड करने का पूरा सिलसिला किया, तो बहुत सारी अब हमारा क्रिमिनलाइजेशन से क्या मतलब है? लैंड ग्रैब समाजवादी पार्टी का एक क्रिमिनल एक्ट। अच्छा, तथ्य हो कोई तो बता दीजिए। देखिए, दूसरा अनर्गल बात, देखिए मेरी बात, महिलाओं पे अत्याचार की बात है। महिलाओं के अत्याचार की बात तथ्य बताइए, तथ्य वो उत्तर प्रदेश में तथ्य बताइए, किसकी बात कर रहे हैं आप? लैंड ग्रैबिंग, बुलंदशहर की बात है, मथुरा की बात है, लैंड ग्रैबिंग की बात कर रहे हैं, बुलंदशहर की बात कर रहे हैं। अरे आपके कार्यकर्ता गुजरात में 10-10 कार्यकर्ता एक महिला के साथ बलात्कार करते हुए पकड़े गए हैं। आप हमें कारनामा का ज्ञान सिखा रहे हैं, इसलिए आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, मुझे बताइए आप कि वो कार्यकर्ता आपके क्यों कर रहे थे और क्या हुआ, ये बताइए। ठीक है, किसी इंडिविजुअल केस पर ना जाएं, ओवरऑल पर्सपेक्टिव हम देखें। नहीं, ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखना सही बात है। महिलाओं की असुरक्षा की बात है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आपको किसने बताया? जो व्यापारी वर्ग है उसको उगाई, व्यापारी वर्ग आपसे परेशान है, नोटबंदी करके आपने उसकी कमर तोड़ दी। व्यापारी वर्ग आपसे परेशान है। तो जो छोटे नहीं, तो गोपाल जी जब आपकी प्रायोरिटीज ये हैं, जब आपकी नहीं गोपाल जी जब आपकी प्रायोरिटीज ये हैं कि आप एक साफ सुथरी सरकार की बात कर रहे हैं, तो फिर तो कारनामे वाले जो हैं उनको दूर रखना चाहिए था ना। कारनामे एज ए पार्टी जो कर रहे हैं, अब मतलब ये कह दिया जाता है, कहना अलग है। अगर हमारे आप कह रहे हो 16 है तो हम कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं। हाँ। अगर ये क्रिमिनल अल्टीमेटली उस रिजल्ट तक जाना है, लेकिन इस पूरी सिस्टम की समस्या को ठीक करने के लिए हम तो बता रहे हैं ना, हम इस बात के लिए कमिटेड है, एडमेंट है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनको एज ए पार्टी लेवल उनको सेग्रीगेट करेंगे। क्या किया जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे। अगर ADR कह रही है, हम तो जस्टिफाई नहीं कर रहे। नहीं, ये बताइए क्या किया? नहीं, ये आपका एक
एक पॉइंट आपका सही है कि आप जस्टिफाई कम से कम नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, बताइए ठीक है। अनिल मैं आऊंगा, अनिल मैं आऊंगा आपके पास। ये लोग जस्टिफाई नहीं, वो कह रहे हैं खत्म होना चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं खत्म होना चाहिए, कम से कम ये तो मान रहे हैं ना वो, क्या मान रहे हैं? ये तो मान रहे हैं। उन्होंने पूछे, माना है प्रदेश अध्यक्ष पे मुकदमे, बताइए। अरे हम मान रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर क्यों प्रदेश अभी अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, ऑन द चैनल कह रहा हूं कि हमें क्रिमिनल एक्टिविटीज को खत्म करना है और शुरुआत हमारे हमारी पार्टी से भी होना चाहिए। ठीक है, नहीं लेकिन मब्बास साहब, समस्या को जड़ से क्या ये स्टैंड बीएसपी लेगी जो ये दावा कर रही है कि हम अगर सत्ता में आ गए तो लॉ एंड ऑर्डर एकदम दुरुस्त हो जाएगा? बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, सारे क्रिमिनल्स जेल के अंदर चले जाएंगे और जो जेल के अंदर है उनको टिकट दे दिया आपने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त होगा। और उसका मैं एग्जांपल भी देना चाहता हूं, मेरा दोनों भाइयों से एक चीज है, बीजेपी से भी और समाजवादी से भी। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग जो क्राइम करते हैं उसको बढ़ावा देती है समाजवादी गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल, उसका बड़ा सबसे बड़ा एग्जांपल देंगे हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आप मेरी बात पूरी करने दीजिए, आपकी फिर मना रहे हैं। मैं आपकी बात में बिल्कुल बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात पूरी करने दीजिए। होनी चाहिए। नहीं साहब, ये इस बात का जवाब है क्या कि समाजवादी पार्टी वाले जो कह रहे थे कि भाई मायावती बीजेपी के साथ मिल सकती है, ये उस बात का जवाब है क्या? माननीय बहन कुमारी, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत। मैं इसके लिए आपको पहले चरण की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी और बसपा ने इंटरनल पैक्ट कर लिया है और इनका चौथी बार मतलब हार जीत का फैसला भी कर दिया अनिल आपने। काम बोलता है, मतलब हार जीत का फैसला भी कर दिया अनिल भाई मायावती ने कल ही खारिज किया इस बात को। वैसे नहीं, माननीय बहन कुमारी, उन्होंने कहा हम विपक्ष में बैठ जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसीलिए तो एक समुदाय को ये मैसेज देने के लिए कि भाई देखिए अनिल भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वही भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए। नहीं भाई, मेरी पूरी होने दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनता को जानना चाहिए। बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी टक्कर अगर किसी से है दूसरे फेज में तो बहन जी से, ठीक है। बहन जी कहती है, मतलब इससे एक समुदाय को मैसेज दिया कि अगर हमें कोई हरा सकता है तो बहन जी। दूसरे तरफ बहन जी कहती है कि मैं कुछ भी हो जाए पर गठबंधन में इनके साथ नहीं होंगी, विपक्ष में बैठ जाऊंगी लेकिन उस समुदाय को यह बताया जा रहा है कि भाई मुझे जिताओ, मैं नहीं गठबंधन करूंगी। आप देखिए ये सोची समझी सांप्रदायिक राजनीति का यही तो कर रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं जो मैंने आपको बोला। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जिस वक्त दंगे हुए और शुरुआत हुई, वहां पे परमिशन जो है समाजवादी गवर्नमेंट से मिली वो सभा करने के लिए। और जब सभा हुई और सभा होने के बाद वो जो दंगा शुरू हुआ, अच्छा बताइए सभा अगर मैं वहां पे, आप तो मुजफ्फरनगर से ही आते हैं? नहीं हाँ, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूं। मैं मुजफ्फरनगर से आता हूं और मैंने बहुत करीब से देखा है कि क्या हालात हुए। और उस हालात में कोई भी समाजवादी गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का कोई उनको राहत पहुंचाने का काम नहीं किया। दूसरी चीज, मैं जो अपनी बात पूरी कर देता हूं, अपनी बात पूरी करें, मेरी बात सुनिए। देखिए बीजेपी के जितने भी लोग थे, कैंप्स में अभी भी लोग संगीत बदहाली में रह रहे हैं, वो भी हमने दिखाया था कुछ दिनों पहले। संगीत सोम, आपके संगीत सोम ने जिस तरीके से परमिशन मांगी और वो कराया गया, उसमें सपोर्ट करी आपकी समाजवादी गवर्नमेंट ने। और वहां पे उस चीज की सभा का देखिए मैं आपकी बात में नहीं बोला हूं, आप मेरी बात बताइए ना। आप मुझे बताइए कि आप लोग बढ़ावा दे रहे हो और ये करा रहे हैं, ये दोनों मिलके करा रहे हैं। जवाब दे दूं नहीं, आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने। आप लोग अच्छा हुआ क्या, आप परमिशन क्यों दे रहे हो? अगर आप गवर्नमेंट में, आप सत्ता में हो, आप सत्ता में, आपको मालूम है कितना बड़ा कांड हो गया, कितना बड़ा कांड हुआ। और उसके बाद दादरी में कितना बड़ा कांड हुआ, उसके बाद दादरी में कितना, आपको जवाब देना पड़ेगा उनका। देखिए आप फेल है ना, आप सरकार तो समाजवादी पार्टी की है और ये मामला सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है, मुझे उस चीज का जवाब। अगर मान लीजिए संगीत सोम और सुरेश राणा कुछ कर भी रहे थे तो ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी ना होने देते आप। सत्ता आपकी है, समाजवादी पार्टी आपकी है। दादरी में 50 लाख रुपए देते हैं, दंगा आप करा रहे हैं, क्यों? अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए, क्या एक्शन लिया आपने? आपने उन दंगाइयों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? समाजवादी, अरे भैया मैं बीजेपी को कहता हूँ तो बसपा के पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, सुन लीजिए ना, पेट में दर्द नहीं हो रहा है। ठीक है अनिल, ये हक बोल रहा है, हक। अच्छा ये बताइए हक है या नहीं है? अच्छा मेरी बात आप मुझे, अनिल भाई प्लीज आंसर तो सुन लीजिए। आपने क्या तो दी बात, क्या दी ना पूरी बात, पूरी नहीं हुई ना, पूरी करनी है। मेरी बात सुनिए। आप सत्ता में हैं, सत्ता में होने के बाद अगर आपसे कोई आदमी परमिशन मान रहा तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पता ही नहीं है। नहीं पता क्यों नहीं है, मुझे नहीं पता है ना। कोई परमिशन है ही नहीं, इसी बात की तो लड़ाई थी। अरे कैसे नहीं है परमिशन, बात कर रहे हैं आप? कोई परमिशन ही नहीं थी भाई। सबूत है मेरे पास, मैं आपको कहां दिखाऊं? आप मुझे अभी दिखाइए। मैं बता रहा हूं ना आपको,
विष्णु शिव कमीशन की एक रिपोर्ट है, उसको आप पढ़िएगा। उसमें अगर जो भी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए तो वो की है। कहाँ हुई है? अगर हुई होती तो वो बेघर ना होते, जितने मुसलमान बेघर हुए हैं तो वो घर बेघर ना होते। सुनिए मेरी बात, आप कमाल की बात, अगर कार्रवाई होती और आपने इंसाफ किया होता तो इंसाफ तो होना चाहिए था ना। जो लोग अपने गांव से पलायन करके आ गए, मुझे ये बताइए वो कहाँ गए? हाँ, मुझे ये बताइए, दंगे इग्नाइट किसी ने भी किए हो, दंगे इग्नाइट किसी ने भी किए हो, लेकिन सरकार तो आपकी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बनती है। आज भी वहां पर कैंप्स में किस बदहाली में लोग रह रहे हैं, ये भी आपको पता है, फिर भी आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। अब जवाब सुन लीजिए। हाँ जी, सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो की है। मैं जो विश्व, अब आप देखिए, नहीं भाई, बोलिए आप किसी परमिशन की बात कर रहे हैं, कोई परमिशन नहीं दी गई ही। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, मैं नेशनल टीवी पे कह रहा हूं, आपको जानकारी नहीं है उसे पता कर लीजिए। अब मैं आपको भेजूंगा। अब सुन लो, विष्णु शर्मा जो कमीशन मैं बता रहा हूं, वो उसकी आप रिपोर्ट पढ़िएगा। सरकार के ऊपर एक उंगली नहीं उठी हुई है उसमें। और सुनिए समीर जी, एक बात बताइए, एक इनका विधायक वो एक वीडियो वायरल कराता जो यहाँ की है भी नहीं, उसने दंगा कराया, पूरे में वो माहौल सांप्रदायिक किया। संजीव बालियान हो चाहे देवेंदु हो, चाहे आप देखिए उनको क्या मिला। मतलब एक जगह इनकी पार्टी, सुन लो, रिवॉर्ड किया गया। सुन लीजिए, आजम खान क्या कर रहे हैं? क्या किया आजम खान ने? बताइए नहीं कर रहे। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता सपोर्ट में तो भाषण देते हैं। अब देखिए, अब पाकिस्तान आजम खान ने क्या सांप्रदायिक भाषण दिया? गोपाल जी, आजम खान ने क्या सांप्रदायिक भाषण दिया? अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए। नहीं, आजम खान जिस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, हाँ, क्या हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की, आप कह रहे हैं आजम खान। अब बताइए, आपके पास एक बात कुछ है ऐसा, कोई आधार है इसका? कुछ भी नहीं समीर जी। ये लोग, ये इनके प्रवक्ता, इन्होंने क्या किया, बाकी जगह क्या करते हैं? अनिल मुजफ्फरनगर दंगों पर ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर, ठीक है बात पूरी। अनिल, अगर हमारी चर्चा सांप्रदायिकता पे होनी है, मेरी बात नहीं पूरी होती। मैं जो सवाल है वो दागी कैंडिडेट्स का है, ठीक है, करती है और बसपा करती है, ठीक है। गोपाल जी एक मिनट, सुल्तानपुर क्यों संगीत सॉन्ग पे मुकदमा दर्ज हुआ भाई, ये बताइए। क्यों संजीव बालियान पे मुकदमा दर्ज है, ये बताइए। क्यों सुरेश राणा ने यह बयान दिया कि मैं विधायक बनते ही देवबंद में कर्फ्यू लगवा दूंगा? बताइए, सुरेश राणा आपकी पार्टी के हैं या नहीं है? क्यों आपने उन्हें टिकट देके लड़ाया? आपके नेताओं ने गोपाल जी में आचार से वो एक धारा 144 लगी हुई थी, आपके नेताओं ने उसका उल्लंघन किया। आपके नेताओं ने वहां पे, सुनिए ना, अब आप सुन लीजिए गोपाल जी, तथ्यों पे बात करेंगे तो डिबेट में मजा आएगा, अनर्गल बात मत करिए। आपके नेताओं ने बयानबाजी की वहां पे, महेश शर्मा गए वहां पर संगीत सॉन्ग पहुंचे, जो पुराने दंगई है वो यहाँ भी पहुंचे। क्या करते हैं? ठीक है, एक मिनट, ठीक है। प्रोफेसर देवराज सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अनिल यादव बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार यह जिक्र होता है संगीत सोम, सुरेश राणा का, मुजफ्फरनगर दंगों का आरोपी उनको टिकट क्यों दिया गया? आपको लगता है बीजेपी जिस तरह से ये मान रही है ईमानदारी के साथ कि भाई क्रिमिनलाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये कम होना चाहिए, ये बात तो मानी गोपाल जी ने, अगर संगीत सोम और सुरेश राणा जैसे लोगों को टिकट नहीं दिया गया होता पार्टी की तरफ से, तो और आज मजबूत स्थिति होती थोड़ी, कम से कम इस मामले में बीजेपी की क्रिमिनल एक्टिविटी को, अगर आप उस चीज को, क्रिमिनल एक्टिविटी को डिफाइन आपको ठीक से नहीं, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी तो है गोपाल जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दंगों का आरोप कोई छोटा मोटा आरोप है क्या? नहीं, आरोप के ऊपर आप पूरी तरह से क्रिमिनलाइजेशन को नहीं डिफाइन कर सकते। आपको बिल्कुल देवराज सिंह जी से सवाल था जी। देखिए, ये जो लोग हैं बीजेपी में, तो इनका अपना वहां पर व्यक्तिगत इनकी छवि है, और ये कोई भी पार्टी है उसका मेन पर्पज होता है चुनाव जीतना। तो चुनाव कौन जीत सकता है, मैंने पहले ही कहा था उसमें, और अभी तक इन पर जो केस लगे हैं वो केस चल रहे हैं। तो इस तरह से पार्टी जीतने के उसमें, पार्टी ने इसमें जो डिसीजन लिया है वो अपने जीत के लिए लिया है, और इसमें मैं कहूंगा कि पार्टी जो यहाँ पर इनको जो टिकट दिया वो सही है। ऐसे में तो होना ये चाहिए था ना कि कायदे से जिस तरह का देश में माहौल बनता जा रहा है कि साफ सुथरी छवि के नेता लोग चुनना चाहते हैं, तो ऐसे लोग तो साइडलाइन हो जाने चाहिए थे। यहां तो रिवॉर्ड मिल जाता है ना, देखिए, जो छवि है, जनता का जो आधार है ना, जनाधार, उसे देखकर ये कोई भी पार्टी है किसी भी व्यक्ति को जो टिकट देती है उस आधार पर देती है, तो उसे मेन पर्पज है उसे चुनाव में जीतना। उस जगह उन्हें नहीं लग रहा होगा कि कोई और जीत सकता है।
जी। तनवीर अहमद साहब, ये जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं ये कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन बन जाती हैं, यानी कुल मिलाकर जो नेता अगर दंगों का आरोप लग गया तो फिर वो फायर ब्रांड हो जाता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। आजकल इलेक्शन जीतने के लिए ज़रूरी है कि वोट बैंक क्रिएट हो, और वोट बैंक को आज आसानी से क्रिएट किया जा रहा है कम्युनलाइजेशन के ज़रिए, और कम्युनलाइजेशन का प्रोसेस बड़ी तेज़ी से क्रिमिनल पॉलिटिशियंस करते हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो। क्रिमिनल पॉलिटिशियंस बहुत आसानी के साथ दंगे कराते हैं, दंगा करने वालों को सपोर्ट करते हैं, और इसके नतीजे में विभाजन होता है और वोट बैंक क्रिएट होता है, और वोट बैंक हर पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। चुनाचे ये बड़ी अफसोस की और दुख की बात है कि हमारी डेमोक्रेसी में इलेक्शन जीतने के लिए कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, और कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं क्रिमिनल पॉलिटिशियंस। तो ये बिल्कुल सही है आपने जो कहा है, इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को क्रिमिनल पॉलिटिशियंस ज़रूरी हो चुके हैं। वो गोया हर पॉलिटिकल पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, अगर वो नहीं है तो गोया इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल है। इलेक्शन को मैनेज यही लोग करते हैं, शरीफ और अच्छे लोग तो कर नहीं सक रहे हैं। तो अब हम सिविल सोसाइटी की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनको अलग कर दें और उनके हक में वोट न डालें। और मेरी एक रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री जी से ये है कि जिस तरह स्वच्छ भारत की एक कैंपेन हमने चलाई, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज को और हमारे पूरे पॉलिटिकल ढांचे को स्वच्छ करने के लिए अगर थोड़ा सा बजट, आने वाले बजट में अगर थोड़ा सा फंड इलेक्शन कमीशन को दिया जाए और एक बड़ा वंडरफुल कैंपेन चलाया जाए तो बड़ा बड़ा अच्छा होगा। पूरा जो है उसका यूं समझिए कि सफाई सुथराई हो जाएगी। तो ये कैंपेन चलना चाहिए, और इसी तरह मैं समझता हूँ नहीं, बिल्कुल यह जो तनवीर साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इस पे वाकिफ रखता हूं, और प्रधानमंत्री ने इसका इनिशिएटिव भी ले लिया। इस बार बजट में पहली बार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की एक रिकमेंडेशन मान ली गई है, जो ब्लैक मनी का जो बहुत बड़ा रोल है, क्रिमिनल्स को क्यों लोग ज्यादा वो देते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी केवल क्रिमिनल एक्टिविटी मसल पावर के साथ मनी पावर भी रहती है उसके पास। तो टैक्स रिटर्न्स की बात है, जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात है, स्टेट फंडिंग के ऊपर भी डिबेट की बात है। तो अल्टीमेटली ब्लैक मनी का अगर रोल कम होगा तो मसल पावर और मनी पावर में से एक बहुत बड़ा हिस्सा कम होगा। मसल पावर को जनता का बहुत बड़ा रोल है, वो भी होना चाहिए। तो जो प्रधानमंत्री इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में बात कर रहे हैं। सरवत जी, जब ये गठबंधन हो रहा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो इस तरह की बातें भी क्या रखी गई मंच पर कि भाई इतने क्रिमिनल्स को टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्रिमिनलाइजेशन जो है वो कम होना चाहिए, या फिर सिर्फ ये डिस्कशन हो रहा था कि भाई इस सीट पर ये उम्मीदवार उतारो तो जीत मिलेगी, इतनी सीटें जीतने हमें, इतनी सीटें, तो बस इसी पर डिस्कशन हुआ? समीर, अखिलेश जी के यहाँ जो पीछे प्रॉब्लम हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि अखिलेश जी साफ सुथरी चीजें चाह रहे थे, और हमारे यहाँ तो ये रिकॉर्ड है कि हम साफ सुथरी चीजों को लेकर के आते हैं। आप नहीं बता सकते बीजेपी की तरह हमारे यहाँ नहीं है कि हम दंगाई को और फसादियों को लेकर के आते। 2-3 क्वेश्चन का आंसर जरूर देना चाहेंगे। मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत तेजी से बीजेपी के भाई लोग कुछ भी कह जाते हैं, हालांकि वो हमारे प्रधानमंत्री रहे हुए हैं आदरणीय। मनमोहन सिंह जी के बारे में कहना वैसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के बराबर। क्राइम रिकॉर्ड के बारे में कहेंगे कि बीजेपी शासित राज्यों के बारे में जरा क्राइम रिकॉर्ड बता दें। अभी गोपाल जी बैठे हुए यहाँ पे कि क्या है बीजेपी शासित में। अभी जिस तरह से जब अनिल कह रहे थे और ये आजम खान का नाम ले रहे थे, विनय कटियार और साक्षी महाराज के जो तेज लहजे हैं और उनकी जो उन्मादी बातें हैं उनका और आजम खान जी का मिलाप करा रहे थे, इससे ये लग रहा है कि 2 फेज में बीजेपी की जमीन जिस तरह से खिसक गई है, अब ये धार्मिक उन्माद फैला करके पोलराइज कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जमीन खिसक रही है अलग अलग पार्टियों की, ये कैसे पता चलता है आपको? एक पार्टी कहती है कि आंधी चल रही है, जब फर्स्ट फेज हार चुके हैं, मतलब इस तरह की भाषा कैसे आती? नहीं, कैसे पता चलता है बता देते हैं। जब सामने वाला बुखला जाए, बुखला करके इस तरह से आंसर करे तो समझ जाइए कि उनकी जमीन खिसक गई है। जो इत्मीनान से रहे, आपने देखा होगा दूसरे फर्स्ट फेज वाले दिन भी हम आए थे तो बीजेपी के हमारे जो प्रवक्ता थे वो किस तरह से बुखला करके हमें
कोस रहे थे, उसी तरह से आज आप देख रहे हैं। तो ये बुखलाहट हमने तो दर्शा आपको कुछ देती नहीं है, कोसा, अगर इसको बुखलाहट दर्शा कोसना देती कहते है, मैडम तो ये बुखलाहट दर्शा देती है मैंने कि तो जमीन आपको खिसक कुछ नहीं रही है। कोसा। ठीक है। अनिल यादव जी साफ सुथरी छवि, जैसा कि जिक्र सरवत जी ने भी किया, क्योंकि नेता तो अब अखिलेश यादव ही हैं। अखिलेश यादव साफ सुथरी छवि के हैं, वो साफ सुथरे लोगों को चाहते हैं। फिर क्या जरूरत पड़ जाती है, सुल्तानपुर के आपके सदर से विधायक अरुण वर्मा, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। पहले उनके ऊपर गैंगरेप का मामला था, 4 साल पहले जिस लड़की ने आरोप लगाया उसकी अब हत्या कर दी जाती है। मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक साफ सुथरी छवि के नेता को ऐसे आदमी को टिकट देने के लिए मजबूर होना पड़ा? फिर से समीर जी, मैं आपको बताता हूँ, जो ये मुकदमा आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप जो गैंगरेप में विधायक अरुण वर्मा का नाम ले रहे हैं, नहीं था आरोप सुन उनके लीजिए, ऊपर? मेरी बात तो सुन लीजिए। हत्या का अब मामला आप नहीं भी दर्ज हुआ? आप भी गोपाल जी की तरह करेंगे तो कैसे नहीं, बोलिए ना। नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं पूरी कहानी आपको बता देता हूँ, 1 ही मिनट में बता दूंगा जी। देखिए, उन्होंने, उस महिला ने पहले आरोप लगाया कि अरुण वर्मा का नाम भी विधायक का उसमें नाम था, ठीक है। फिर अरुण वर्मा जब उनसे मिले, उन्होंने कहा कि वहां जो लड़के थे वो आपस में नाम ले रहे थे, मैंने अरुण वर्मा को देखा नहीं था। और उन्होंने इस लिखित में स्टेटमेंट दिया कि अरुण वर्मा को मैं देख के मुझे पता चल गया कि ये वहां नहीं थे। अब रही बात मर्डर की, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने खुले शब्दों में ये कहा है कि परिवार जैसे चाहे वैसे जांच करा देंगे, ठीक है। अगर वो कहता हो कि सीबीआई जांच कराएं तो सीबीआई जांच करा दी जाएगी। अगर वो हम यहाँ प्रदेश की सरकार से जांच चाहता हो तो वैसे करा देंगे। और अगर वो तथ्य जरा भी बिल्कुल अगर वो प्रूफ हो जाते हैं, लेकिन तो मैं टिकट आप नहीं कटेगा उनका। सुन तो लीजिए ना। एक बात बताइए, पहले रेप का केस लगा, फिर वो उन्होंने स्टेटमेंट बदल लिया, अब किसी और ने मारा हो तो हम उसका टिकट काट दें? उसके मतलब किसी एक को इंसाफ दिलाने के लिए हम दूसरे पे नाइंसाफी कर दें? नहीं, ये भी तो गलत है ना। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं नेशनल चैनल पे ये बात कह रहा हूं कि अगर वो साबित हुआ तो निश्चित ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। और मतलब इस तरह के क्रिमिनल लोग जो हैं वो अब आपकी सरकार अगर बनती है तो मंत्री नहीं बनेंगे? हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरवत जी, अनिल जी, आप लोग भरोसा दिला सकते हैं कि राजा भैया दोबारा मंत्री नहीं बनेंगे? कांग्रेस पार्टी का राजा भैया एक निर्दलीय कैंडिडेट होते हुए कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। जिस तरह से बिहार में हम कमिटेड थे कि हम साफ सुथरी लॉ एंड ऑर्डर देंगे, और आज हम उसको दे भी रहे हैं, उसी तरह से यूपी के लिए भी हम कमिटेड हैं। बिल्कुल साफ सुथरी। आप उसको लालू यादव जिन पे सजाए आपका है, नहीं साहब, आपको एतबार होता है इस बात पर? कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल वो भरोसा दिला रहे हैं, दोनों पार्टियां एक साथ ये भरोसा दिला रही हैं कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी वाला मंत्री नहीं बनेगा अगर जीत के आया है गठबंधन तो। भरोसा होता है आपको? नहीं, हमें कोई भरोसा नहीं हो रहा। देखिए, राजा भैया जैसा शख्स जब निर्दलीय जीत के आता है, जनता ने जवाब दिया ना, उसी तरह से यूपी में भी जनता इनको जवाब देगी। ठीक है। नहीं, देखिए अनिल भाई प्लीज मेरी बात पूरी जी जी, वक्त खत्म हो गया, जल्दी से। जी देखिए, जैसे राजा भैया जैसा शख्स जब निर्दलीय जीत के आता है और उसको समाजवादी गवर्नमेंट में जगह मिलती है और उसको मंत्री बनाया जाता है, वो भी किस बात का, वो भी किस बात का, जेल मंत्री, सिर्फ जेल मंत्री बनाया गया जहां से क्राइम की शुरुआत होती है। हत्या का मुकदमा था, हमने मंत्री पद से हटा दिया था मुख्यमंत्री जी ने, और वो जांच सीबीआई से कराई थी। आपको नहीं जांच जा रहे? अरे सीबीआई हमारे पास नहीं है भैया, किसके पास है? के भैया तो हम ये तो कह रहे हैं मिलीजुली सरकार, आपके मिलीजुली क्राइम तो आप ही करा रहे हो ना। साथी है, उनके पास है सीबीआई, उनसे पूछिए, सीबीआई ने क्लीन चिट दी थी उन्हें। ठीक है, आप अनर्गल बातें कर रहे हैं, बताइए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सरवत जहां, नईम अब्बास साहब, अनिल यादव जी, प्रोफेसर देवराज सिंह और तनवीर अहमद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर पॉलिटिकल पार्टीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी समझते हैं, ये उन्होंने दिखा दिया है। फिर भी इतने सारे दागी छवि के लोग, आपराधिक छवि के लोग आज हमारे सामने मौजूद हैं नेता के तौर पर। लेकिन अब सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता की है, वोटर्स की है, कि वो ऐसे लोगों को चुनकर विधानसभा में ना भेजे और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर अपनी ताकत दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।